जी अस्सलाम वालेकुम भाई। कैफ 5 लेक्चर 45 शुरू करते हैं। अच्छा, मैं ना आज के लेक्चर के दो पार्ट्स बना रहा हूँ। बस अल्लाह करे ये हालात जल्दी बेहतर हो जाएं, आप मंडे से क्लासेस में आ जाएं। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर जो है ना, आई विल डिस्कस पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 6। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा मैं। पास पेपर का क्वेश्चन 6 अल्लाह आपका भला करे। और पार्ट ए में वो एक्रूवल्स की रिवीजन के लिए कुछ सवाल होंगे। और आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी क्लास में, रेट चेंज का कॉन्सेप्ट। तो अगर 2 सालों का रेट डिफरेंट हो तो क्या होगा, और उसका एक बड़ा फिर खूबसूरत सवाल भी आपको होमवर्क में मिलेगा। अच्छा, एक तो मैं पार्ट बी में ना पास पेपर के क्वेश्चन 6 में आपको रिवीजन कराने लगा हूँ FAR 1 की। ये फ्लोर एंड टाइल्स वाला सवाल पेज 412 पे है। ये आपको पता होगा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने क्लास में किया हुआ है सवाल ये वाला। तो लेकिन ये इधर नहीं किया हुआ, कहीं और हमने सवाल किया था। इसकी ना एडजस्टमेंट नंबर 2 और 3 रहती है। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 2 और 3 जो है ना, इंशाल्लाह ये मैं आपको जो है वो आज कराऊंगा, जिसमें से पीपी का अकाउंट, अकाउंटिंग और टैक्स वालों के मुताबिक बनता है। ये पूरा सवाल आप करना चाहें कभी कर सकते हैं, लेकिन इसमें असल में ये वाला अभी तक हमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ। ये एक प्रायर ईयर टैक्स का कॉन्सेप्ट होता है, तो इसलिए बस ये वाली एडजस्टमेंट आप कर लीजिएगा, डेट विल बी इनफ। पार्ट बी में हमारा ये होगा पास पेपर क्वेश्चन 6। और पार्ट ए के अंदर जो है वो हमारा नॉर्मल जो है वो जिस तरह क्लास चल रही है रूटीन में, उस तरह हमारे जो है वो 2 सवाल हैं आज, एंड डेट आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो 2 सवाल होंगे। तो चलो भाई, अब आप इस क्लिप को अटैच कर दो लास्ट टाइम वाले क्लिप से। इसमें हम क्वेश्चन 10 और 11 करेंगे पेज नंबर 335 पे। और इसके नीचे ये वाले पेज 336 वाली एग्ज़ाम्पल्स भी करेंगे। नहीं, ये वाली एग्ज़ाम्पल्स नहीं करेंगे। और इसके साथ हम जाके ये करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह पास, ये क्वेश्चन 14 पेज 337 पार्ट ए में हम ये करेंगे। तो कल इंशाल्लाह फिर इसी तरह मिलेंगे। तो कर दो, अब आप उसके साथ अटैच कर दो पेज नंबर 330 क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा भाई यार, आज की डिस्कशन ज़रा इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा अटेंटिव रहने आपने। हाइब्रिड में थर्ड रो बातें ना करें प्लीज़। वी परचेस्ड एन एसेट ऑन 1 जनवरी 2015 फॉर 5,000। हमने एक एसेट परचेज किया है 1 जनवरी 15 को 5,000 का, हाइब्रिड में लेट आने पे 5,000 का मिल गया। द डिटेल्स इज एज फॉलोज। डिटेल ये हैं, कॉस्ट माइनस पहले साल का डिप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस दूसरे साल का डिप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस पहले साल का डिप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस दूसरे साल का डिप्रिसिएशन। तो ये अकाउंटिंग वालों की बीवी हैं और ये टैक्स वालों की बीवी। ओह मैन, व्हाट इज दिस। 2015 में रेट था 33%। जी, मोबाइल रह गया, बहुत ज़रूरी है जाना, जाएं जल्दी। 2015 में रेट था 30% लेट आने पे, और 2016 में रेट था 32%। प्रॉफिट दोनों सालों का 1200 है। तो आज हमने पढ़ना है रेट चेंज, यानी पहले साल रेट कुछ और था और दूसरे साल रेट कुछ और है। ब्लैक पेन ढूंढें अपने ज्योमेट्री बॉक्स में, साथ वाले के ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं। ज्योमेट्री बॉक्स को क्या कहते हैं आजकल आप? पाउच। ज़माना बदल गया है। ज्योमेट्री बॉक्स सही होता था, पर्दे में रहती थी सारी चीज़ें, पता भी नहीं चलता था क्या क्या है। अभी पाउच में तो सब नज़र आ रहा होता है। जी, करंट टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2015 और 2016। प्रॉफिट दोनों सालों का 1200 है। पता चले सवाल खत्म हो जाए, एंड पे आपके 1200 कहां से आया था, ये पड़ा हुआ है। प्रॉफिट फॉर बोथ ईयर्स इज 1200। 2015 कितना प्रॉफिट है, और इधर 1200। कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें लेस करनी है।
किनके वाले डेप्रिसिएशन? जी मिल गया। अकाउंटिंग वालों के डिप्शन और टैक्स वालों के डिप्शन 500 और 500 उल्टा के 750 और 750 ये दोनों माइनस कर दें। जी टैक्सेबल प्रॉफिट एक टेस्ट आ जाए आपका। अच्छा ये पता नहीं किसने बताया 1450 बिना तल तुल उतर के। एक टेस्ट आ जाए आपका इंशाल्लाह। एक बड़े लेवल का टेस्ट आपका मंडे को होगा अगले, डेट विल बी कॉल्ड एज टर्म टेस्ट, और उससे बड़ा टेस्ट मरने के बाद है आपका। अच्छा अब मुझे ये बता दें टैक्स रेट क्या है? टैक्स रेट पहले साल का, अगले साल का 32%। टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, 950 का 30% और 950 का 32%। जरिए आप मुस्कुराओ, संजीदा मत बैठा करो, बस इसी तरह रहना है पूरी क्लास में आप। ओके ये कसम खाई हुई आप लोगों ने आखिरी लाइन में बैठने की, जान चली जाएगी पहली लाइन में नहीं आएंगे। अब से ऑनवर्ड जब समझ लें IAS 12 से शुरू हो गया। अब आवाज से जरा अटेंटिव रहना। अब IAS 12 पहले बेसिक्स हो रही थी, अब जरा शुरू हो गया है IAS 12 प्रॉपरली। जिससे लीज आके 6-7 दिन बाद उठी थी ना ऐसे, अब ये समझ रहे IAS 12 की अब उठान शुरू हो गया। अब आप जो क्लास में सोता है वो खोता है। अच्छा अब आगे चलें। जनरल एंट्रीज बनानी है और नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। अगली वर्किंग कौन सी करनी है? मैं वर्किंग पूछ रहा हूँ, रिक्वायरमेंट बता रहे हैं। डेफर टैक्स एज ऑन या फॉर द ईयर? एज ऑन। वर्किंग नंबर 2 डेफर टैक्स। अच्छा कोई ऐसी चीज आई ना अजीब सी नई सी तो मैं खुद ही रुकवा दूंगा। अभी सारे ऐसे ना देखें क्या हो जाने एकदम पता नहीं करके रिलैक्स हो जाए। एज ऑन 31/12/15। काउंटिंग वालों की बीवी जी मैं आ रही हूं 4500। टैक्स वालों की बीवी चलो देखिए इन दोनों बीवियों का के अंदर कितना वजन का फर्क है इनके। 250 किलो का। टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। बाप का नाम TTD, बेटे का नाम TTD को अल्लाह ने DTL दिया। वर्किंग नंबर 3 डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एज ऑन 31/12/16। अकाउंटिंग वालों की बीवी इधर आइएगा। ये किन की बीवी है? अकाउंटिंग वालों की। इधर देखें ये किन की बीवी है? दोनों बीवियों को इकट्ठे लेके चलते हैं आज।
इधर दोनों आना जरा, 4000 और 3500। लेक्चर पार्ट बी अपलोड हो गया था यूट्यूब के ऊपर, पार्ट ए क्या बी हो गया था, 160 DTL। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेहतर है, ताकि फिर आपको ढूंढना ना पड़ेगा अगर कभी लिंक शेयर ना हो तो। नेक्स्ट, अब क्या बनाना है डेफर्ड टैक्स का टी काउंट। मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि 31, 12, 14 का बैलेंस निकल आए, क्योंकि ब्रॉड डाउन को जीरो एज्यूम करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो 31, 12, 14 का ब्रॉड डाउन, 31, 12, 14 का कैरी डाउन या 1 जनवरी 15 का ब्रॉड डाउन करने की कोशिश करते हैं। निकला हुआ किधर गिवन है? दीवाने हो, कहीं नहीं लिखा हुआ कि डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग बैलेंस इतना है। तो एसेट ही 1 जनवरी 15 को खरीदा है, तो 31, 12, 14 की रात को एसेट हमारे पास था ही नहीं। तो जब एसेट नहीं था तो फिर ना अकाउंटिंग वालों की बीवी थी ना टैक्स वालों की बीवी थी। जब बीवियां ही नहीं थी तो कोई डिफरेंस नहीं था, जब डिफरेंस नहीं था तो फिर कोई टैक्स भी नहीं था। वर्किंग नंबर 4, लाइबिलिटी अकाउंट में बना रहा हूं क्योंकि लाइबिलिटी चल रही है। 1 जनवरी 2015 ब्रॉड डाउन 0, 31, 12, 15 कैरी डाउन थले आ 75। अच्छा जी, नाउ मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर? 75। कैरी डाउन को क्या बनाएं? प्लीज हेस्ट मेक्स वेस्ट। आप लोगों ने अगले साल का टी काउंट नहीं बनाना, क्योंकि अगले साल एक मसला है जो कि बिल्कुल एक नया मसला है, वो आज आपको सिखाना है। अगले साल का टी काउंट नहीं बनाना आपने, ये मैं ही बनवाऊंगा। 1 जनवरी 16 को ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन 160। अच्छा, अब असल में एक मिसमैच है, उस मिसमैच को रिमूव करना है। ये 30% पे पड़ा है, 32% पे पड़ा है। तो हमने करना ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये हुआ करेगा कि ब्रॉड डाउन कैरी डाउन को उस रेट पे लाना जो रेट हमने रिकॉन्सिलिएशन में यूज करना है, क्योंकि अगर रिकॉन्सिलिएशन वाले रेट पे ये नहीं आएंगे तो ये एक मिसमैच हो जाएगा जो रिमूव करना फिर मुश्किल हो जाएगा। अब ब्रॉड डाउन 30 पे है, कैरी डाउन 32 पे है। इस बात को छोड़ते हुए मुझे ये बताएं कि असल में 16 का रेट क्या है जो मैंने रिकॉन्सिलिएशन बनाते हुए लेना है? 32। तो मेरा रिक्वायर्ड रेट है 32। अल्लाह का शुक्र है कैरी डाउन तो ऑलरेडी किस पे पड़ा हुआ है? 32 पे। ब्रॉड डाउन किस पे पड़ा हुआ है? ब्रॉड डाउन को आपने 30 से 32 पे लाना है। ब्रॉड डाउन को 30 से किस पे लाना है? तो फिर मैच हो जाएंगी चीजें, मिसमैच होना खत्म हो जाएंगी। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल इधर यह है कि मैंने रिकॉन किस पे बनानी है?
बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हाइब्रिड में थर्ड रो में बातें क्यों हो रही हैं जी। मैंने रीकॉन किस पे बनानी है 32, मेरा कैरी डाउन किस पे पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह 32 पे, मेरा ब्रॉड डाउन किस पे पड़ा है 30 पे। अब मैं उसको 32 पे अगर लेके जाना चाहूं तो इस साइड पे कुछ करूं तो ये 32 पे चला जाएगा, या इधर कुछ करूं तो 32 पे चला जाएगा, यानी इसमें 2 जमा कर दूं तो ये 32 पे चला, 2 रुपए तो मुराद नहीं है 2%, इसमें 2% इधर डाल दूं तो ये ऑटोमेटिकली फिर मैं गोला लगाए कह सकूंगा ये 32 है, या इधर कोई माइनस करूं फिर करके मैं कह सकूंगा। अब शायद थोड़ी सी अकल हमारे में है, डेबिट क्रेडिट से बाहर निकल के हम ये डिस्कशन किया करेंगे, थोड़ी सी अकल हमारे में है कि अगर 30 को 29 पे लेके जाना है तो यहाँ -1 करेंगे तो 29 पे आ जाएगा, और अगर 30 को 32 पे लेके जाना है तो यहाँ 2% डालेंगे। अब वो बड़ा आसान सा तरीका, इसका नाम आपने DTE ही रखना है, अल्लाह का शुक्र है इसका कोई नया नाम नहीं है, इसका नाम DTE रखना है। 75 तुम तो 30 पे हो, ना 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 ना, ये नहीं करना कि मुझे 32 चाहिए, फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। क्या जवाब आ रहा है मुझे 32 चाहिए 80, ये तो फिर 32 जमा 30 ये तो 62% पे पहुंच जाएगा, क्योंकि 30 ऑलरेडी इधर पड़ा है, 30 में जब आपने 32 डाल दिया तो ये तो 62% पे पहुंच गया। आपने थोड़ा सा अकल लगा के चलना है कि 75 तुम 30% हो तो मुझे इसमें और कितना चाहिए 5। अब अगर मैं आपसे वैसे बात करूं, इन दोनों को मैं किसी सर्कल में लूं तो अल्लाह का शुक्र है ये भी किस पे आ गया 32 पे, ये भी किस पे आ गया 32 पे। असल में ना सब कुछ इसी तरह चलने देना था हमने, लेकिन एक फिर मसला ये आना था कि अगर इसी तरह चलने देते ना तो एंड पे जाके रिकॉन्सिलेशन मैच नहीं करनी थी। रिकॉन्सिलेशन पता क्यों नहीं मैच करनी थी? रिकॉन्सिलेशन इसलिए मैच नहीं करनी थी, नेचुरल सी बात है, कुछ लाइबिलिटीज़ हमारी 32 पे पड़ी हुई हैं और कुछ लाइबिलिटीज़ हमारी 30 पे पड़ी हुई हैं, और रिकॉन्सिलेशन में हमने रेट क्या यूज़ करना है 32, इस वजह से वो रिकॉन आउट हो जानी थी। तो इसको कहते हैं प्री प्लानिंग करना, पहले से ही प्लान करके चलना कि बाद में अगर कोई मसला खड़ा हो तो उसको अभी एड्रेस करके चले जाएं। तो अब मुझे बता दें कि ब्रॉड डाउन और कैरेट डाउन में से किस रेट को पहले सही मानना है और उसके मुताबिक सबको लाना है? नहीं, कैरेट डाउन रेट को नहीं। आने वाले दिनों में सवाल डिफरेंट किस्म के आ रहे हैं ICAP में, ये बात बिल्कुल गलत है। जिस रेट को आपने रिकॉन्सिलिएशन में यूज करना है उसी पे ब्रॉड डाउन लाना है, उसी पे। अब अगर दोनों में से कोई एक ऑलरेडी 32 पे है तो फिर बाकी किस पे पड़ा हुआ है 30 पे, तो किस वाल, ये देख लेना, ये तो मुझे यहां से पता चला था 75 पे 30 लगाए, कोई ये पूछ रहे कि 30-32 लगे में सुबह को, ये क्या हो रहा है? ये 75-30% लग के लगा और ये 160, ये तो इस वर्किंग से पता चला था मुझे, और तो कोई तरीका नहीं था। तो किसको किस पे लाना है पहले फिगर मीन क्या है 32 में कोई मसला नहीं, तो 30 वाले को किस पे ले आए 32। अब बाकी उसी तरह कर लें, उसमें कोई मसला नहीं। तो ये रेड में जो मैंने लाइन डाली है ये नहीं है, ये सर्कल लगा के पेपर में लिखेंगे यहाँ 32 और 30 सोच के बताएं, नहीं ये सर्कल लगा के नहीं लिखेंगे, ये खुद ही सोचेंगे। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लें जहां भी आ रही है। लाइबिलिटी ओपनिंग किस पे थी 30 पे, उसे किस पे ले गए, क्या डाल के, दो डाल के उसके 30 पे ले गए। और असल में एक और लॉजिक अब सुने इसके पीछे, असल में ये डेफर करके हमने सोचा था ना 75, तो ये 75 नहीं होना। अब 75 की बजाय हमें हुकूमत को देना भी 80 है, तो ये इसी इत्तफाकन बैलेंसिंग उसके बराबर आ गया, इसको छोड़ें। असल में अब डेफर करके हमने सोचा था 75 देंगे, 75 नहीं देना। अब डेफर करके हुकूमत को 75 नहीं देना, बल्कि 75 जमा 5 गवर्नमेंट को कितना देना है 80 देना है, क्योंकि रेट क्या हो चुका है, बदल चुका है। तो जिन जिन चीज़ों पे हमने सोचा था फिर कभी टैक्स देंगे, जिनको हम टैक्सेबल इन फ्यूचर कहते थे, तो वो अब टैक्सेबल इन फ्यूचर 30 के एतबार से हैं या 32 के एतबार से हैं, इस वजह से भी ब्रॉड डाउन को छेड़ना जरूरी है। लेकिन एंट्री वही होगी, एंट्रीज का कोई मसला नहीं। एंट्रीज 2015 2016 CT डेबिट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रेडिट, सबर जरा, DT डेबिट
DTL क्रेडिट 75, CT डेबिट, CTP क्रेडिट 304। अच्छा, एक बार याद रख लीजिएगा आज के बाद कि ये जगह खर्चे के लिए है, ये जगह किसके लिए है? कभी भूल जाए तो एंट्री करके देख लीजिएगा, खर्चा डेबिट लाइबिलिटी, ये वाली साइड एसेट अकाउंट हो लाइबिलिटी अकाउंट हो, ये वाली जगह खर्चे के लिए है और ये वाला ये जगह खुशी के लिए। खर्चा डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। अब मुझे बता दें खर्चा ओवरऑल किससे बढ़ना है? खर्चा 5 से बढ़ना है और खर्चा 80 से 80 तो शायद कोई इस वजह इस साल के डिफरेंसेस होंगे, लेकिन 5 जो आया है ना वो पिछले साल के ब्रॉड डाउन में मसला था। मैंने क्या सोचा था कितने के एतबार से टैक्स पे करना होगा 30, लेकिन अगले साल रेट बदल चुके, अब मुझे कितने के एतबार से पे करना है 32, तो 30 में 2 ऐड कर दो तो ऑटोमेटिकली किस पे आ जाएगा 32 पे। 5 जमा 80 85। अब आप कहेंगे इतनी लंबी एक्सरसाइज का क्या मतलब था? अगर आप DT को वैसे ही बैलेंसिंग ले लेते फिर भी 85 ही आ जाना था, लेकिन ये मैं इसका मतलब आपको भी रिकॉन्सिलेशन में बताऊंगा। फिलहाल इसके मतलब जानने की जरूरत करें। अब ऐसा करें, नोट बनाएं और रिकॉन्सिलेशन बनाएं और फिर मुझे बताएं रिकॉन्सिलेशन कितने कितने से आउट हो रही है, फिर उस पर बात करते हैं। रिकॉन्सिलेशन बनाएं, आपकी आउट होगी। आज एक नई चीज हमने डालनी है रिकॉन्सिलेशन में, हाइब्रिड में सो लेट, इट्स जस्ट लाइक प्लेइंग विद योर फ्यूचर। हाँ जी, कितने से रिकॉन्सिलेशन आउट हो रही है? 5 से आउट हो रही होगी, इसी 5 से आउट हो रही होगी। तो इसके लिए हमने प्रेपरेशन पहले से ही करके रखी हुई है, एक फिगर निकाल के रखी हुई है, उसे हम डालेंगे, रिकॉन्सिलेशन मैच कर जानी है। चलिए नॉर्मल तरीके से अभी मैं इंशाल्लाह 2 मिनट तक कोई नई चीज़ नहीं बताऊंगा, कोई नई चीज़ आई तो मैं आपको रोक दूंगा। पूरे व्हाइट बोर्ड पे सर मैंने ये जो रेड में नोट किया दैट इज न्यू। हमने ब्रॉड डाउन कैरिड ऑन को किस रेट पे लाना होता है? रिकॉन्सिलिएशन वाले रेट पे। रिकॉन्सिलिएशन वाला रेट कितना था? 32। तो कैरिड ऑन में कोई मसला नहीं था, इसलिए किसको सेट किया? ब्रॉड डाउन को। 16 और 15। आके नोट शोट का नंबर खुद डाल दीजिएगा, टैक्स एक्सपेंस वगैरह ये सब कुछ। सीटी कितना है? डीटी रिकॉन अब ये 5 रुपए से आउट हो रही है।
अच्छा, असल में ना अब एक बात ज़रा तसल्ली से समझिएगा, अब उस 5 की मैं लॉजिक बताने लगा हूँ। इस साल के प्रॉफिट्स पे आपने 32 देना है, वो बन गया 384। लेकिन एक और भी मसला है, पिछले साल की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे 30 देने का सोचा था, लेकिन उन पे भी 32 देना है, क्योंकि ये फर्दर ईयर था सिर्फ, लेकिन पिछले साल के एज ऑन में भी मसला था, वो सेटिंग मजबूरी में हमें करनी पड़ी। तो अगर किसी को कुछ लॉजिक का शौक है ज़्यादा, तो ये बात है इसमें कि हमने तो सिर्फ इस साल फर्दर ईयर पे रेट लगाया ना 32, लेकिन इस साल एक और बला भी नाजिल हो गई। पिछले साल वाले कैरी डाउन हमने 30 पे रखे हुए थे, मजबूरन उन पे 2% ज़्यादा देना पड़ेगा। इस बला को डालकर फिर हमारा टैक्स फाइनली मैच होगा, वरना मैच नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये हुआ करेगा कि इसको ऐड करना है या लेस करना है। तो अल्लाह का शुक्र है, वो जो शुरू से पहले दिन से कर रहे हैं, अगर खर्चा है तो इसको ऐड कर देंगे, और अगर खर्चा ना हुआ, इनकम हुआ, तो इसको लेस कर देंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, वही साइन जो वहाँ यूज़ करते थे वह भी यहीं यूज़ करेंगे। यानी अगर खर्चे हैं तो खर्चों को हम ऐड कर देते हैं। तो ये भी खर्चे की नेचर टाइप चीज़ है, टैक्स खर्चा होता है ना, अनलेस के नेगेटिव आ जाए कुछ, ये खर्चा टाइप चीज़ है। और ये तो है ही, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया, ये खर्चा इनकम के, ये साइड खर्चे के लिए और ये इनकम के लिए है, ये भी खर्चा टाइप चीज़ है। तो खर्चे में खर्चा क्या कर दूं, जमा। तो अगला चैलेंज ये हुआ करेगा कि इसको प्लस करना है या माइनस करना है। तो रटा ना मारे कि इस साइड को प्लस करना है, इस साइड को माइनस करना है, लेकिन थोड़ा सा लगवा भी दिया मैंने। तो खर्चे को प्लस करना है और खुशी को माइनस करना है। तो मुझे कैसे पता चला ये 5 को मैंने प्लस करना है, खर्चा डेबिट, तो खर्चे में खर्चा जमा होगा। अब ना ये परमानेंट डिफरेंस है, ना ऐसा है जो हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा था कि डिविडेंड का रेट, सारी इनकम्स का रेट 30% तो डिविडेंड इनकम का रेट 12% है। इस टाइप की भी कोई चीज़ नहीं है। ये सेपरेट रेट वाली भी नहीं है, ना ये एग्जाम्प्ट इनकम है, ना ये डिडक्शन नॉट अलाउड है, ना ये सेपरेट रेट वाली है, बल्कि ये चेंज इन रेट कोई कॉन्सेप्ट नया है। सेपरेट रेट तो ये होता है ना कि सारी इनकम्स पे 30% दे दो, लेकिन डिविडेंड पे इतने % दे दो। जिन्होंने कैफ 2 पढ़ा हुआ है उनको तो सेपरेट रेट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है चीज़ें, कि सारी इनकम्स पे जनरल रेट चल रहा होता है, किसी एक इनकम पे अलग रेट आ जाता है। तो ये उस टाइप की चीज़ नहीं है, ये सारी इनकम्स पे ही रेट बदल गया है। पिछले साल सारी इनकम्स पे रेट 30 था, इस साल सारी इनकम्स पे रेट क्या है, 32%। तो डेट इज नॉट अ सेपरेट रेट, रादर इट इज चेंज इन जनरल टैक्स रेट। जनरल टैक्स रेट पिछले साल 30% था, इस साल कितने % हो गया, 32%। तो इफेक्ट ऑफ रेट चेंज, इसका नाम रखा करेंगे इफेक्ट ऑफ रेट चेंज। टोटल करके देखें 380 जी, ब्रॉड डाउन को तो नहीं, वो 5 असल में ना ब्रॉड डाउन को नहीं छेड़ा। अगर ब्रॉड डाउन को छेड़ना होता ना तो फिर मैं इसको इस तरह करता, मैं 75 को काट के यहाँ 80 लिख देता। ब्रॉड डाउन को हम छेड़ नहीं सकते, ब्रॉड डाउन वही है। तो ये एडजस्टमेंट फॉर द ईयर हुई है अलग से। डन। चलें जी, अब आगे 2 सवाल करते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए, और वो सवाल फुल फ्लेज नहीं है, उसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा डाटा मैंने दिया हुआ है ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। उसमें प्रैक्टिस हमारी किस चीज़ की होगी, प्रैक्टिस हमारी ज़्यादा टी अकाउंट की होगी, और मैं आपसे पूछूंगा रिकॉन्सिलिएशन में कहाँ जाएगा। तो अभी जो मैं आपको प्रैक्टिस कराने लगा हूँ मेरे भाई, उसमें सिर्फ आपको रेड वाली चीज़ें नज़र आएंगी, वो वाला रेड और ये वाला रेड। तो जब रेट चेंज होगा तो कहाँ चेंज आएगी, करंट टैक्स में नहीं, डेफर टैक्स की वर्किंग में नहीं, सिर्फ डेफर टैक्स के टी अकाउंट में चेंज आई है, और उसके बाद रिकॉन्सिलिएशन में चेंज आई है। बाकी इसका ज़रूर ध्यान रखना है कि इधर 80 और 5 अलग अलग शो नहीं करना, नो चेंज हेयर, सॉरी इधर इधर 85 इकट्ठा ही शो करना है आपने। चलें जी, ट्राई करते हैं अगला सवाल।
आखिरी आप खुद कीजिएगा, ये एक मुझे और करा लेने दें, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। ऑन यकम जनवरी 19 बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स अकाउंट इज 36। डन। जरा शॉर्टकट है ना, मैं खुद सारा डाटा दे रहा हूं जी। मेरे से सवाल पूछें इनको, कहीं क्या कंफ्यूजन आ रही है? ऊंची तरह बोले ना वॉइस। नहीं, ये एक्सपेंस कोई डिडक्शन टाइप खर्चा नहीं है, ये टैक्स एक्सपेंस है, अपनी ज़ात में ये टैक्स है, तो टैक्स में टैक्स ऐड कर दिया। ये कोई सैलरी रेंट टाइप डिडक्शन नहीं है, इट इज नॉट डिडक्शन के प्रॉफिट में से कम करें। समझ आई? अच्छा, द बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट इज 36 एंड ऑन 31/12/19 द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी उतनी खैर ईयर एंड पे लाइबिलिटी हो गई। मादरत, इस तरह हंसना नहीं चाहिए था। कैरी डाउन 21। डन। पिछले साल रेट क्या था? इस साल रेट क्या है? टी अकाउंट बनाए डेफर्ड टैक्स का, वो मैं नीचे बना रहा हूं, और एक्सट्रैक्ट बनाए नोट के, वो मैं आपको बना के भी दिखा दूंगा। एक्सट्रैक्ट बनाए नोट के, मुझे कोई बंदा टी अकाउंट अगर पूरा करके दे दे, रेड बॉल पॉइंट से वो फिगर निकाले, फिर जो बाकी बचेगी उसको बैलेंसिंग निकालें। ट्राई करें। ये ऊपर मैं लिख देता हूं मेरे भाई, ये 2019 का टी अकाउंट है। बना लिया तो बताएं। करूं? अठारह का रेट कितना था? ये 18 की फिगर है या 19 की? ये 18 का क्लोजिंग है। ये कितने परसेंट पे पड़ा हुआ है? और ये सब कुछ निकला हुआ है या हमने खुद निकाला है? सब कुछ निकल के पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, वैसे मुझे बताएं कि 19 के साल में रिकॉन में क्या रेट जाएगा? रिकॉन में क्या रेट जाएगा? तो मेरे इस रेट में मसला है या ऊपर वाले रेट में मसला है? अब 30 को किस पे लेके जाना है? 35 में। इधर से -5 अगर कर दूं मैं, तो ये तो 25 पे चला जाएगा। ऐसे ही है ना? ओ कैरी डाउन ना देखें, एसेट या लायबिलिटी है, कैरी डाउन की टेंशन ना लें, बस जिसमें मसला है उसको देखें। जो बीमार ही नहीं उसको क्यों देख रहे हैं कि कैरी डाउन के साथ क्या सलूक करना है? प्लीज नेवर एवर मेक दिस एरर, इट इज करेक्ट। इसको मत देख के, डिसीजन सिर्फ किसको देख के सोचें कि रिकॉन में रेट कितना जाना है। टू पड़ा हुआ है 35 पे, बस कुछ भी ना करें। रिकॉन में रेट कितना जाना है? टू किस पे पड़ा हुआ है? इसमें मसला है। अब 30 को 35 पे कैसे लेके जाऊं? इधर करूं कुछ या इधर करूं कुछ? इधर करें कुछ, ताकि ये 35 पे चला जाए। अब रेट पकड़ के dt, जी बोलें, 36 डिवाइडेड बाय ज़रब, बेटा जवाब कहाँ लिखना है?
जी बोलें। 6। आप DT बैलेंसिंग पुराने तरीके से निकाल लें, वो कोई मसला नहीं है। 63। जी इधर देखें, DTL/ है वो जो भी अकाउंट है। मुझे ये बताएं कि आपको क्या फीलिंग हो रही है कि 63 और 6 को काटें तो 63 की साइड पे वजन रखा जाए। अच्छा, इस तरह कभी आपने किया पेपर में कि ये डेटर अकाउंट है, इधर सेल आ रही है 100 की, इधर सेल रिटर्न आ रही है 2 रुपए की, तो सेल को किस पे बुक किया? 98 पे। ये बात अपनी जगह के। अब IFRS 15 जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें लिखा हुआ है कि सेल रिटर्न की एंट्री करने की जरूरत ही नहीं, सेल को ही डेबिट कर दिया करो, सेल रिटर्न अकाउंट खोलने की जरूरत ही नहीं, सेल को ही डेबिट कर दिया करो। लेकिन शायद आपने इंट्रो की क्लास में कभी शायद देखा हो, इधर सेल रिटर्न आती थी, तो सेल उधर आ रही है, सेल रिटर्न इधर आ रही है, तो नेट करके P&L के मुंह पे क्या जाएगा? 98। जरा फील करें, पिछला सवाल जरा आसान था, इसमें थोड़ा सा दोनों जगहों पे चीजें आ गई हैं। अब 63 पे लेके जाऊं या 63 माइनस 6? 63 माइनस 6 50। खर्चा या खुशी? ये साइड खर्चे के लिए है ना, तो फिर TE डेबिट। अच्छा, ये ना मैं ऐसे करके ऊपर इसलिए लेके जाता हूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ वाइट वाइट किया हुआ है, तो वो फिर मुझे मिटाता हूँ तो नीचे फिर मिट के सारा नज़र आ जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा लाइन को ऊपर लेके जाता हूँ साफ साइड पे। जी मैं लिख लेता हूँ खुद ही, रहने दें। नहीं नहीं बस। अब जब मैं नोट बनाऊंगा तो नोट में एक तो जगह होगी CT और एक होगी रिकॉन। रिकॉन में आएगा PBT, वो सवाल में अवेलेबल नहीं। उसके बाद आएगा टैक्स रेट, वो सवाल में अवेलेबल है लेकिन मुझे रहने दे भी, उस पर टैक्स निकल आएगा। फिर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इफेक्ट ऑफ रेट चेंज क्या होगा। आप पहले मुझे बताएं इधर क्या जाएगा? 63 माइनस इज इक्वल टू, यहां जाएगा 57, और यहां पे लाल जाएगा। यहां क्या जाएगा? लाल। लाल देखें किधर है, लाल देखें किधर है, खर्चा या खुशी? ये तो खर्च, ये तो। अगर रिकॉन्सिलेशन बनती, मुझे बताएं PBT अवेलेबल है? जब PBT नहीं है तो मैं रिकॉन बना सकता हूं या जबरदस्ती जितना कर सकता हूं कर लूं? रिकॉन तो बन नहीं सकती क्योंकि क्या अवेलेबल नहीं है? PBT। और CT भी अवेलेबल नहीं है, बाद में मैच भी नहीं होनी, तो PBT अवेलेबल नहीं है, रिकॉन तो बन नहीं सकती। लेकिन कम से कम टाइम सेव करने के लिए लंबे लंबे सवाल जो मैंने करने थे, तो सिर्फ काम की बात आपसे कर रहा हूं। मुझे बताएं ये इस 6 को क्या करूं? थोड़ी देर पहले 5 कहां पड़ा हुआ था? खर्चे वाली साइड पे। 5 कहां पड़ा हुआ था? खर्चे वाली साइड पे। अब 6 कहां पड़ा हुआ है? खुशी वाली साइड पे। तो फिर खर्चों में खुशी अगर डालनी है तो किस साइन के साथ? कितने लोगों ने इसी तरह नोट बना लिया था? ये पढ़ना। अच्छा, अब सारे 1 मिनट ऊपर देखें, इधर क्या जाया करेगा? दोनों को नेट करके। अगर नेट नहीं होना तो दोनों को जमा करना पड़ेगा, वो तो साइड मुझे नहीं पता कौन सी है। इधर दोनों को जमा या नेट करके जाया करेगा इधर। और रिकॉन में क्या जाया करेगा? सिर्फ रेट चेंज वाला। रिकॉन में सिर्फ रेट चेंज वाला जाया करेगा। अब ट्राई करें शॉर्ट क्वेश्चन 2, अगर आपसे हो जाता तो ठीक है। हो गया है, ठीक है, फिर मैं चेक करता हूँ बाकियों को।
भाई मेरे साइड पे हट जा, आज के बाद मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है, मैं सीरियस हो गया हूँ। और मैंने सुना है अभी जो टॉपिक रहते हैं इंशाल्लाह उनमें से इतना तो पेपर आ ही जाएगा कि मैं अभी भी पढ़ना शुरू करूँ तो इंशाल्लाह मैं पास हो सकता हूँ। ये और बात है, बाद में पता चले IAS 38 और FRS 16 में से 15-15 नंबर का सवाल आ जाए तो, लेकिन चलो कम से कम ये है कि तो अब मैं पढ़ना तो शुरू कर दूँ ना, वो ज़िंदगी गुजर गई इसी तरह। इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ किया संडे को, हाथ खड़ा करें। इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ किया संडे को, हाइब्रिड प्लीज़ हाथ खड़ा करें। इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ किया संडे को जी। शर्मिंदगी हो रही है, सही इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ नहीं किया, मुंह नीचे कर लें। हेड्स डाउन, मुंह नीचे कर लें। शर्मिंदगी हो रही है, इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ नहीं किया। मेरे ख्याल से तो हमेशा इस फिक्र में रहना चाहिए कि इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ नहीं हुआ। अगर समझ लिया इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ हो गया फिर तो आप समझेंगे बस मैं ऑलरेडी बहुत बड़ा ही बुजुर्ग हूँ। यकम जनवरी 19 को कितने? DTL या DTA? 31/12/19 the closing balance of DTL was tax rate in 18 was 25%, and here was, वैसे 19 का रेट कितना है? 22। रिकॉन में क्या जाने? रिकॉन में क्या जाने? 22। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पास पेपर का क्वेश्चन 5, वो आज आपने करके आना है, इंशाल्लाह होमवर्क में डाल दिया जाएगा। तो उसमें रेट चेंज की सारी डिस्कशन है। तो एक और छोटा सा सवाल होगा प्रैक्टिस का, वो भी इन 2 सवाल आपने रेट चेंज के करके आने हैं, बड़े खुल खुला के। अच्छा, अब कोई माइका लाल कोई अच्छा बच्चा मुझे बताए कि रिकॉन में अगर 25 जाना है तो 25 को 22 पे कैसे लाऊं? देखो यहाँ 25 लिखा हुआ है, इधर देखें ना, यहाँ 25 लिख बातें ना करें, इधर 25 लिखा हुआ है, इसको मैंने 22 पे लाना हो तो यहाँ 3 लिख दूँ, ये तो 28 पे चला जाएगा। 25 को अगर 22 पे लाना हो तो यहाँ 22 लिख दूँ, नहीं ये तो 3 पे आ जाएगा। यहाँ क्या लिखूँ? 3, तो ये किस पे चला जाएगा? फील लाइक 22। अब इन दोनों को जब मैं काटूंगा तो इधर क्या बचेगा? 22। $50 डिवाइडेड बाय, अच्छा जी, वन खर्चा, खर्चा उल्टा, तू कट, मैं बच। चा बचा ना, 156 माइनस 6 150। चा तो नहीं, चा उल्टी, खर्चा उल्टा -6। चाय या चा उल्टी? खर्चा उल्टा। कितने लोगों ने मोर और लेस इसी तरह किया था? अगला सवाल सुन लें, कितने लोगों ने बिल्कुल इसी तरह किया था? ओके, कैच कैच खेलें ग्लास से, कैच इट। आपकी शक्ल मुझे 2-3 दिन पहले देखी देखी लग रही है, ऐसे ही है ना? पकड़ा गया। खड़े हो जाओ।
ऑनलाइन वालों इसको 4x पे चलाना है आप लोगों ने वीडियो को। 4x पे चलाएं वीडियो को और फिर YouTube पे चला दें इसको। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे भी बच्चे हैं आजकल। चलाएं 5x पे चलाएं, जल्दी करें। अब इसको 10x पे चलाएं। क्वेश्चन 10, पिछला पेज। वैसे एक तो क्लास वर्क आ जाता है ना, कोई बच्चा इधर लिख भी रहा होता है कि पहले कौन सा सवाल किया, बाद में कौन सा सवाल किया, खुद भी लिख रहा होते हैं। ठीक है, भाई जरा व्हाइट बोर्ड मिटा दो। रेक्टेंगल लिमिटेड was incorporated in 2017। पिछले सफे या उससे पिछले सफे पे सवाल है। The following information has been gathered to prepare the disclosures related to tax for the year ended 31 required। Profit before tax for the year was 125 million और पिछले साल का कितना था? 110 million। रेंट को बेटा पे नंबर 328, रेंट को टैक्स वाले माइनस करने देते हैं जब पे हो जाए। तो लाल कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है? कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है या एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है? कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है। रेंट पेएबल हमारे साल का है 1 मिलियन, पिछले साल का है 3 मिलियन। इंश्योरेंस को खर्चे में डालने की इजाजत है, अलाउड। इंश्योरेंस को खर्चे में डाल लो जब कभी जी 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 ऑन पेमेंट बेसिस, यानी जब पे हो जाए, कैश बेसिस। प्रीपेड इंश्योरेंस इतनी है और इतनी है। डिविडेंड इनकम है हमारी 6 मिलियन की इस साल और पिछले साल 8 मिलियन है, ये एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। लेकिन आज रिसीवेबल पेएबल नहीं है, ये आज रिसीवेबल पेएबल बच्चे पेड़ रिलैक्स रहे, बस जब 2018 का साल आएगा ब्रॉडन करेगा, देखे सेट कर लेंगे। चुपे परेशान हो रहा है 30 और 35 अभी बड़ी 300 बाल चाचू ने की है, मैं कर रहा था, ये क्या परेशान हो रहा है। ये सारा मसला ही रशीद ने डाला हुआ है। कलम खोलें, क्लिक करें। भाई ये प्लेटों पे अभी तक जो है वो सालन के दाग लगे हुए हैं माय डियर। असल में मेंटली प्रिपेयर करना जरूरी है। फ्यूचर शोहर, फ्यूचर ससुर, फ्यूचर बहुएं, फ्यूचर सास सब इधर बैठे हैं, तो इसलिए इन सबको अभी से सेट करना जरूरी है कि इस तरह की बातें नहीं करनी होती, खुद हो दे बस। क्या रियलाइज नहीं सर, एक दफा तो रियलाइज कराना ही पड़ता है ना, फिर तो आपको पता ही है, लोग फिर यही तो करना नहीं होता, रियलाइज ही तो कराना। अच्छा जी, वर्किंग वन, सारा मुआशरा इधर बैठा है। करंट टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2000, ये रिक्वायरमेंट है। कोई खुदा का खौफ करे, अकरमा इधर देखो, बल्कि आज तो इनकम अकाउंट है ही नहीं,
खर्चे अकाउंट में कैश किधर आता है? डेबिट साइड। इधर क्या आता है? P&L। इधर ओपनिंग पेएबल, इधर ओपनिंग परिपेड, इधर क्लोजिंग परिपेड। क्यू रेंट एक्सपेंस, एक्रूड का मतलब क्या? ओह लिखा हुआ है आगे, सॉरी इस तरह करना नहीं होता जिंदगी में। एक्रूड पेएबल का मतलब क्या है? एक्रूड का मतलब क्या है? पेएबल। तो रेंट पेएबल कितना है हमारे साल के एंड पे और पिछले साल के एंड पे? 3 मिलियन। इकतीस वाला 17, क्लोजिंग पेएबल 3। ये 1 और 3 वाले अलाइनमेंट सही कर लें जल्दी से जी। कितना? 3 जी। अभी ठहर जाए। 31 12 18, अच्छा इसको कहते हैं कि थोड़ा सा डाटा दे के हमारे फ्यूचर से खेलना। इसने पूरा डाटा नहीं दिया, हो सकता है घर पूरा अरसा किराए पे रहा हो, लेकिन इसने सिर्फ उठा के क्या दे दिए हैं? क्लोजिंग पेएबल। हाउ टू टैकल प्रिपेयर P अकाउंट। व्हाट इज क्लोजिंग पेएबल एज ऑन हमारा साल? 1 मिलियन। व्हाट इज क्लोजिंग पेएबल एज ऑन पिछला साल? 3। अब मुझे बता दें इस अकाउंट को पूरा करने से पहले मैं क्या चीजें कर लूं, बाद में अकाउंट को पूरा करूं? एक्सेलेंट। क्लोजिंग को क्या बना लूं? ओपनिंग। तो 1 जनवरी 18, ओपनिंग पेएबल 3। नाउ दिस अकाउंट इज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट, लेकिन अब मिसिंग फिगर्स रह गई हैं, वो निकाल लेते हैं। अब मुझे ये बताएं कि इस साइड पे क्या बैलेंसिंग आता है अगर आए तो, और इधर अब बता दें ऊपर वाले अकाउंट में क्या बैलेंसिंग निकालूं? P&L कितना? डन। अच्छा सारे इधर देखें। अब 2 तरीके हैं अगले साल को पूरा करने के। आपने दोनों में से आसान तरीका और बेहतर तरीका बताना है। पहला तरीका, असल में ना आमतौर पे होता यह है कि आमतौर पे रेंट में आखिरी 1-2 महीने के पेएबल पड़े होते हैं, बाकी सारी पेमेंट साथ साथ हो रही होती हैं। शायद ये दिसंबर 2017 का ना कराया है किसी ऐसी बिल्डिंग का जिसमें ज़रा महंगी थी। अब हो सकता है अगले साल हम सस्ती बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए हों, वहाँ कराया काम हो, तो शायद दिसंबर 2017 का कराया था 3, लेकिन हम दे नहीं सके किसी वजह से, तो हमने ये 18 में पे कर दिया होगा। तो एक तरीका ये है कि पेएबल पे हो गया, एक तरीका ये है कि पेएबल पे हो गया, पेएबल पे हो गया होगा, क्योंकि पेएबल्स क्या होते हैं? पे। और ये वाली साइड भी किसके लिए? पेएबल पे हो गया होगा। ये पेएबल पे होगा अगले साल, ये मेरे ख्याल से 2018, मेरा ख्याल है कि 2018 के दिसंबर का शायद कराया हो 1 रुपया, क्योंकि बीच वाले किराए तो 7-7 पे होते रहते हैं, तो शायद ये दिसंबर का कराया हो। ये पेएबल अगले साल क्या होगा इंशाल्लाह? अभी पेएबल है ना, अगले साल क्या होगा? पे होगा। तो ये ना कहिएगा इस 3 में से 1 बचा हुआ है, ये मेरे ख्याल से रेयर है बड़ा, लेकिन ऐसा सोचने से कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं। तो ये पेएबल इंशाल्लाह अगले साल क्या होगा? दरमियान का डाटा उसने सारा छोड़ दिया, नहीं दिया, मर्जी उसकी। ये पेएबल अगले साल पे होगा, तो इस साल खर्चे में जाएगा, तो क्या क्या आ गया? 1। बट इस तरह ना कीजिएगा पेपर में,
बट डायरेक्ट ही कर दीजिएगा, ख़त्म करें बात को, ऐसे फैलाने और इतनी ज़्यादा लंबी सोचने की ज़रूरत नहीं कि पहले पुराना पेबल पे होगा फिर ये वाला पेबल अगले साल पे होगा तो हमारे साल खर्चे में जाएगा। तो मेरे ख्याल से नेट ही कर लें, जो कुछ भी हुआ नेट करके देख लें। अगर हो भी जाए आप इस तरह कर दें, पेबल पे करें और ये पेबल अगले साल पे करें इस साल, तो जब आप काटेंगे तो कैश वाली साइड पे 2 बचा होगा। इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट तो वही आ जाना ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। प्रेजेंट जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करें, प्रेजेंट जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करें, कोई मसला नहीं उसमें, देयर इज नो हार्म इन दैट। अब वो इस तरह खेल रहे हैं हमारे से तो फिर हमारी भी मर्जी है। अब मुझे ये बताएं कि बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे आ रही है। बस एक बिजनेस है जिसमें ओपनिंग पेबल था 3, क्लोजिंग पेबल है 1, साल में पेमेंट्स हुई होंगी लेकिन सवाल ने हमें बताया नहीं। तब हम कैसे निकालें साल के दौरान का फॉर द ईयर डाटा कैसे निकालें। अगर बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे आ रही है तो, और इस साइड पे आ रही है, और लॉजिक पे चलें तो भी पेबल्स कम रह गए, तो फिर खर्चा रिकॉर्ड करें। पेबल्स कम रह गए तो पे हो गए हैं, लॉजिक पे रहे तो भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लॉजिक में ना भी रहे तो हमें पता है ये वाली साइड कैश के लिए है, तो बैलेंसिंग निकाल लेंगे इंशाल्लाह, इसी से पेपर में काम चल जाएगा 2 मिनट के अंदर। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच है, बजाय कि दोनों को अलग अलग ट्रीट करें। और कल की क्लास में इसी पे फोकस हुआ था सारा। हाँ, कल की क्लास में ये है कि ओपनिंग क्लोजिंग पेबल दोनों नहीं दिए हुए थे, सिर्फ सवाल में हर में क्लोजिंग पेबल ही दिया हुआ था, लेकिन आज ओपनिंग क्लोजिंग पेबल दोनों दिए हुए, उनको सामने रख के हमने खेला। अब क्या करना है, 2017 के साल में, क्योंकि टैक्स वाले कह रहे हैं कैश अकाउंटिंग, तो करंट टैक्स की वर्किंग में खर्चा उल्टा के ये वाली जो पेमेंट है वो लेस कर दें, नहीं है तो मैं क्या करूं। और अगले साल खर्चा उल्टा के, नहीं है तो मैं क्या करूं, नहीं है तो मैं क्या करूं, ये वाला खर्चा जो नजर आ रहा है आपको, अगर नहीं भी नजर आ तो मैं क्या करूं, ये वाला खर्चा उल्टा के ये वाली पेमेंट को माइनस कर दें। अब how to tackle if tax authorities are using cash accounting. Prepare T count of expense. दूसरा काम, इन करंट टैक्स वर्किंग रिवर्स खर्चा एंड रिकॉर्ड। इस साल जरा खर्चा ढूंढें, 3, ऐड क्या, रेंट एक्सपेंस, कितना, खर्चा उल्टा दें, क्योंकि वो असल में वो पेबल्स को मान नहीं रहे ना, खर्चा उल्टा दें और जितनी की पेमेंट हुई है, कोई भी थोड़ी बहुत जितनी भी हुई है उसे क्या कर दें, अनलकीली इस साल कोई पेमेंट डन, अगले साल आए, कितना खर्चा है, कितना खर्चा है, कोई भी नहीं, खर्चे को क्या करें, उल्टा दें, और जितनी पेमेंट है, ऐसा कब करना है, जब सबर करना हो। सबर का मतलब क्या है, टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें, जब भी टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो करेंगे, हम अपना खर्चा 3 और 0 उल्टा के जो वो पेमेंट कह रहे हैं वो माइनस कर दें। चलिए नोट कर लो, इंश्योरेंस का खुद ट्राई कर लें आप, किसने कर लिया,
हो गया? हाँ जी, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट। इंश्योरेंस इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेज ऑन पेमेंट बेसिस, ये तो छोड़ें, पहले प्री पेड का बैलेंस बताएं। प्री पेड इंश्योरेंस एज एट 31 दिसंबर 18 इज 5। 31 दिसंबर 17 का पहले बता दें क्लोजिंग प्री पेड। ये क्या होता है क्लोजिंग प्री पेड? ये क्या होता है? इस साल मैंने पे कर दिया है, लेकिन अगले साल मुझे इंश्योरेंस की सहूलत मिलेगी, यही नहीं मतलब इंश्योरेंस प्री पेड का? पता तो होना चाहिए ना है क्या। यानी कैश का कैरी डाउन का मतलब क्या है? दराज में पैसे पड़े हुए हैं। लैंड के कैरी डाउन का मतलब क्या है? मेरे पास लैंड पड़ी हुई है। बैंक के कैरी डाउन का मतलब क्या है? बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। लेकिन जब कोई बोलता है प्रीपेड के कैरी डाउन का मतलब क्या, पता नहीं क्या बड़ा हुआ है। तो 4 पे आपने पे कर दिए, पे कर दिए, प्री पे कर दिए, लेकिन आपको इंश्योरेंस की सहूलत अगले साल मिलेगी। प्रीपेड कार्ड आपने खरीद लिए, लेकिन स्क्रैच अगले साल करेंगे। 31/12/17 और 31/12 अब क्लोजिंग प्रीपेड को क्या बना दें? ओपनिंग प्रीपेड। जी 4। अब बैलेंसिंग फिगर्स भी निकाली जा सकती हैं, बात करनी है तो वो भी की जा सकती है। ये प्री पे लॉजिक पे चल लेते हैं। ये प्री पे इस साल पे हो गया होगा, वैसे देखें बैलेंसिंग भी इसी साइड पे आ रहा है, लेकिन अगर लॉजिक पे ना भी चलें तो ये वाली साइड कैश के लिए, ये वाली साइड तो बैलेंसिंग इधर आ रहा है। कैश कितना? अच्छा आगे चलें। ये जो प्री पे है ये ओपनिंग प्रीपेड है, तो जो साल के शुरू में प्री पे हुआ था वो हेल्प आउट करेगा, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले आए, वो हेल्प आउट करेगा खर्चे में। यानी जो साल के शुरू में प्री पे हुआ था उसकी वजह से मैं इंश्योरेंस की सहूलत इस्तेमाल करूंगा इस साल, और ये फिर प्री पे हो गया इस साल, अगले साल इंश्योरेंस की सहूलत इस्तेमाल करूंगा, तो इस साल पे हो गया। इसको इधर ले जाए, उसको इधर ले आए, लेकिन मैंने कहा ऐसे करने की जरूरत नहीं है। कीप इट सिंपल ओनली, कीप इट सिंपल। बैलेंसिंग फिगर देख लें, अगर इस साइड पे आ रही है तो पेमेंट हो रही है, और इस साइड पे आ रही है तो खर्चा हो रहा है। कहां आ रही है असल में? और लॉजिक पे सोचें, प्री पेमेंट्स बढ़ गई हैं, इसका मतलब है पहले प्री पेमेंट्स 4 थी, अब 5 हो गई हैं, तो एक से प्री पेमेंट और हो गई है, तो पेमेंट हुई है ना फिर। बहरहाल आसान बात, बैलेंसिंग आ गया। अब क्या करें? P&L उल्टाकर पेमेंट माइनस कर दें। P&L उल्टाकर, अबे तो क्या उल्टाने को कह रहे है ही नहीं, और चुप कर, मैं रिवीजन कर रहा हूं अपनी। P&L उल्टाकर पेमेंट माइनस, P&L उल्टाकर पेमेंट माइनस। हाउ टू टैकल, हाउ टू टैकल उल्टा, उल्टा खर्चा एंड रिकॉर्ड ये। अच्छा जी, इंश्योरेंस एक्सपेंस P&L वाली फिगर उल्टाएं 0 और माइनस करें इंश्योरेंस
पेड. हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी काउंट. उल्टा खर्चा रिकॉर्ड पेमेंट. उल्टा खर्चा रिकॉर्ड पेमेंट. अब आगे चल के आए. बस डिविडेंड 6 और 8 है, इसको उल्टा दें क्योंकि ये एग्जाम्प्ट है. लेस डिविडेंड इनकम कितना? हाँ, इसको लाल से लिख सकते हैं क्योंकि एंड पे रिकॉन्सिलेशन आउट होनी है इसकी वजह से. 10 टैक्स 35 इधर 40.6. अब DTL/A एज ऑन की वर्किंग आप कर दें, लेकिन टी अकाउंट बनाने के ऊपर इनाम मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन. शाबाश मिलेगी. टी अकाउंट भी बना लिया, ठीक है. डेफर्ड टैक्स की वर्किंग बना लें. वो तो ऑब्वियसली फिर वो बना के फिर टी अकाउंट भी बन गया होगा. नोट भी मैच हो गया. इतने जज्बाती वाले हाथ खड़ा कर दें जी. दिखाएं टी अकाउंट जो बने. सही है, ठीक है. 0.05. अकरम आना ज़रूरी है, हाज़िरी ज़रूरी है या टेंटिवली क्लास लेना भी ज़रूरी है? आपका नाम क्या है? मोहम्मद. अच्छा, पेपर में सी और टीबी नहीं लिखना, पेपर में कैरिंग आउट टैक्स बेस लिखना है. इतना आदि बनाकर और आप कह रहे हैं फूंक फूंक के कदम रखना है. जब हमें अन्य व कदम रखने की आदत पड़ चुकी है. इधर भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना है. वो वर्किंग नहीं, रिक्वायरमेंट है ये. डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31/12/17. बोला रेंट पेएबल और इंश्योरेंस प्रीपेड. रेंट पेएबल और प्रीपेड इंश्योरेंस. इनकी अकाउंटिंग भी बताएं. 3 और 4. टैक्स बेस. हाउ टू टैकल गाय. पॉज करो भाई. इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग, आंखें खोल के क्लास लेनी है. इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग कैरिंग अमाउंट विल अपीयर एंड टैक्स बेस विल बी आंडा. टैक्स बेस क्यों 0 लेनी है? क्योंकि जब ये कैश अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो इनकी नजर में पेएबल और प्रीपेड एग्जिस्ट नहीं करते. 3 4. अच्छा जी, इस 3 के बारे में कोई बंदा तकरीर करे, हाथ खड़ा करके. 3 के बारे में कोई तकरीर करे जी. जब ये 3 का पेएबल पे होगा तो टैक्स वाले कैश पेमेंट को डिडक्ट करने देंगे, इसलिए इसका नाम. 4 चीजों पे कल बात हुई थी ना, उसमें एक पेएबल और प्रीपेड भी था. इनको अटेंटिव करें क्लास. डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस. नेक्स्ट,
जी जरा आप खड़े हो जाओ, आखिर में बैठोगे तो रोजाना सवाल पूछा जाएगा। जी प्रीपेड इंश्योरेंस के ऊपर तकरीर करें भाई, इसकी तकरीर सुननी है। फिलबदी करो। हाँ ये जो कल अब संडे को घर बैठे रहे हो तो उसमें सोचा नहीं, जो प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने लिखवाया था उसके ऊपर, तो बोलो फिर। भूल गया है जी, और कौन करेगा तकरीर? जी बताएं। ये प्रीपेड अगले साल खर्चे में जाएगा अकाउंटिंग वालों की नजर में। जी अगली बात करें। अगले साल टैक्स वाले कहेंगे इसको खर्चे में ना डालो, क्योंकि हमारे साल प्री पे होके खर्चे में ऑलरेडी जा चुका है। प्रीपेड को जरा थोड़ा सोचना पड़ता है, पेबल जरा जल्दी पता चल जाता है, प्रीपेड को सोचना पड़ता है। प्रीपेड अगले साल क्या होगा? पे तो नहीं होगा दीवाने, वो फिर प्रीपेड क्यों कह रहे हो अभी? प्रीपेड अगले साल खर्चे में जाएगा, P&L में जाएगा। टैक्स वाले कहेंगे कि खुदा के लिए इसे खर्चे में ना डालो, क्योंकि इसको हमारे साल पे करके तुमने जब माइनस कर लिया हुआ था, तो फिर अगले साल दोबारा खर्चे में डालकर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, तो इसको उल्टा दो। टाएं तो उल्टाने से टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ेंगे, इसलिए इसका नाम टैक्सेबल टेम्परेरी। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि अगर टाइम ना हो पेपर में तो इनके लिए रूल्स कौन से थे? इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट is greater than, then it is called as TTD. If carrying amount of liability is greater than tax base, then it is called as, I am sad on getting no answer from your side. Let me weep. वो एक चीज लिखवाई है आपको और कराई है। चलें बैठ जाएं। अच्छा वो ना डिविडेंड रिसीवेबल टाइप कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि रिसीवेबल होता तो सवाल में बताया होता, लास्ट क्लास में हमने इसको लिया था। ओके वेल डन। बताएं फिर ईच का 0.9, स्टूडेंट का ये कहना था कि सवाल में रिक्वायरमेंट लिखी हुई है ईच टेम्परेरी डिफरेंस के बारे में अलग अलग डेफर टैक्स निकाल के दें। हाँ जी रेंट पेएबल 1, प्रीपेड इंश्योरेंस 5। वही बस ऊपर, अब एफर्ट दोबारा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। टोटल जी अब डेफर टैक्स का ठीक कौन बनाना है?
डेफर टैक्स लाइबिलिटी चल रही है, एसेट चल रहा है, लाइबिलिटी। हमारा साल कौन सा है पहला? 17। तो यकम जनवरी 17 को तो कुछ भी नहीं है। इकतीस 12 17 0 पॉइंट कितना? ट्राई करें पी काउंट नंबर। ओके नाउ ये 18 की रिकॉन किस पे बननी है? 35 पर। 18 की रिकॉन बननी है 35 पर। और ये किस पे है? और ये इसको तो रेस्ट इन पीस, इसको तो ना छेड़ें, लेकिन इस मलंग को छेड़ दें, कोई मसला नहीं। तीस को किस पे लेके जाने हैं? तो फिर 5 डालना पड़ेगा इस पे। बैलेंसिंग 1.05। नोट शॉर्ट की हेडिंग थोड़ी करीब बना लीजिएगा। चाचा चा उल्टा तो नहीं? चा चा चाचा, ये तो छोटा सा चा है ना। चाचा चाचा को जमा करें, चाचा बन जाए 1.1। रशीद तू बना ले, मेरी तो मैच कर दी कोई, रिकॉन ते तेरी मैच कर दे। ती 35 आगे लिख दीजिएगा एग्जामिनर के लिए, डू इट योरसेल्फ। ऐसा बैकग्राउंड तो नहीं आपका कॉलेज या स्कूल से 1-2 दिन के लिए आपको निकाला गया और गेट पे खड़े किया गया और सबको सारे शरीफ? आपको क्या हुआ था? इधर ना
क्या हुआ था? एक दफा नहीं हुआ, काफी दफा हुआ। कोई 2-3 इंस्टेंसेस याद हो? ठीक है, और अच्छा जी, आपको कभी नहीं स्कूल वालों ने कुछ कहा? माशाल्लाह, अच्छा बच्चा। ये स्कूल वालों को कहता था, तुम क्या कर रहे होते थे उधर? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि पहले वो पुराने वाला कर ले, कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। एग्जाम इनकम वाला 6, आराम से बुला लो। 8, 2 पॉइंट 2 पॉइंट इफेक्ट ऑफ रेट चेंज, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज। चा चा या चा उलट? चा 18 है। चा इनकी कर जाती है, मेरी नहीं करती। आज के टेस्ट में चलो देख लेते हैं। Have a glass of water। भाई ग्लूकोज ले आया करो यार, मैंने कहा था। कोई बच्चा इससे दीवार के साथ टेक लगा के सोया हो तो उसको बंदा फिर पानी में डाल के घोल के पिला दे। भाई टीए को कहना ग्लूकोज का डब्बा कल एक अरेंज कर दे। कौन सी कंपनी का बेहतर है? बोरिक एसिड ना ले आए वो गलती से। हार्पिक वालों का मैं तू क्लास के बाद आ रहा हार्पिक। ओके, ये थोड़ा सा एक सवाल है चैलेंजिंग, साथ वाले को जरा उठा दें वरना ग्लूकोज। अच्छा, ये थोड़ा सा सवाल है चैलेंजिंग, इसको जरा देखना है। शर्म नहीं आता, सॉल्यूशन देख रहा है। मारूं एक, हाथ रख, हाथ रख, हाथ रख। अगर नजरों की हिफाजत नहीं हो सकती, हाथ रख। चल रख लिया हाथ, ठीक है। पेज नंबर पुत्र उत्ते ही आ ले, पेज 328। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द वेदर द टैक्स अथॉरिटीज लाल आर यूजिंग कैश अकाउंटिंग और एक्रूअल अकाउंट। डिविडेंड पे हम लाल पढ़ाएं, उन्हें लाल पढ़ा। ये कहते हैं हम तब टैक्स लगाएगा जब पैसा आएगा। हमने कहा पाकिस्तानियों की तरह बोलो उर्दू। कहते नहीं, हम तब टैक्स लगाएगा जब पैसा आएगा। ये कौन सी अकाउंटिंग है? ऐसा बंदा आइडेंटिफाई करके दें जिसने अपने सामने सॉल्यूशन खोल के रखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट। खर्च को तब माइनस करेगा जब पे होगा। कल कर लो गुलगो। इनकम को तब टैक्स लगाएगा जब कमाएगा। इनकम को तब टैक्स लगाएगा जब आएगा जब कमाएगा। यार ये अर्न तो फिर एक्रूअल अकाउंटिंग है ना।
इसको मैं इनकम में तब डालूंगा जब कमाऊंगा। पैसा आना जरूरी नहीं है। कमा कब लेते हैं? जब सर्विस दे देते हैं। जब अगले को आपने घर किराए पे दे दिया, चाहे पैसा आया नहीं आया, अर्न तो हो गया ना। मोबाइल तो मोबाइल में अर्न हो रहा है। इनको जरा समझाएं। मेरे पास भी है, मैं तो इनकम पे तब टैक्स लगेगा जब अर्न होगा। भाई अर्न और रिसीव में फर्क बताएं। कॉलेज वालों ने आपको सर्विस दे दी, आपने पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो कॉलेज वालों ने अर्न कर लिया। रेस्टोरेंट वालों ने आपको खाना खिला दिया, आपने पैसे नहीं दिए, उन्होंने अर्न करने का क्या मतलब होता है? एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करें ना। फिर अर्न कहते हैं वैसे ही इनकम में डाल दो जैसे ही अर्न हो, चाहे पैसे आए या। ये बता दें आप टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? बिजली को तब खर्चे में डालो जब इस्तेमाल हो जाए। आगे बोलें चाहे पे होना हो, पे होना जरूरी नहीं है। जब खर्चे में बिजली को डाल दो, बिजली जा खर्चे में। जब बिजली इस्तेमाल हो तो हम पेमेंट का वेट कर रहे हैं। जैसे जैसे इस्तेमाल होती जाएगी वैसे वैसे खर्चे में डाल देंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर दिसंबर का बिजली का बिल पे ना हुआ लेकिन इस्तेमाल हो गई, तो टैक्स वाले खर्चे में डालने देंगे? हाँ, बिकॉज इट इज इनकर्ड। ये इस्तेमाल हो गई है। पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं या इस्तेमाल का इंतजार कर रहे हैं? तो फिर इसका क्या मतलब है कि अगर इस्तेमाल हो जाए और पे ना भी हो तो टैक्स वाले इसको खर्चा मान। ये कौन सी अकाउंटिंग आपको लग रही है? कैश अकाउंटिंग या गुड अकाउंटिंग? नहीं लग रही तो मैं लगवाता हूं फिर, सॉरी। अब ना जरा साथ वाले को मुतवज्जे करना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट बनाऊं? रेंट रिसीवेबल। पूरी रात रोंदे रहे। रेंट एक्सपेंस का या रेंट इनकम का? रेंट इनकम। हमने घर किराए पे लिए हुआ है या हमने घर किराए पे दिया हुआ है? हमारा लेवल देख रहे हैं। हमने घर किराए पे दिया हुआ है। कैरिंग अमाउंट ऑफ रेंट रिसीवेबल एज एट 31/12/11, एज एट 31/12/11। इधर इधर मेरे ख्याल से इधर ओपनिंग रिसीवेबल आते हैं, इधर क्लोजिंग रिसीवेबल आते हैं, इधर ओपनिंग अनअर्न्ड आते हैं, इधर क्लोजिंग अनअर्न्ड आते हैं, इधर कुछ भी नहीं आते। पहले टी अकाउंट पूरा करें, पहले टी अकाउंट पूरा करें। ये अगले साल रिसीव होगा। अगले साल क्या होगा? अच्छा, किसी को याद है कि इनकम अकाउंट के अंदर यहाँ कैश आवे, यहाँ P&L आवे? आवे या ना आवे? डंके की चोट पे आवे। जरा टी अकाउंट पूरा करवाएं मुझे। अकाउंटिंग वालों ने किस साल इनकम में डाला है? ये साल मैं बता देता हूं आपको। अकाउंटिंग वालों ने किस साल इनकम में डाला है? इनको उठा दें जरा, उठा दें जी। शुक्र है क्लास में वापस। अकाउंटिंग वालों ने किस साल इनकम में डाला है? 2011 में। टैक्स दे देना तुम मुझे 12 में। अच्छा, थोड़ा जरा होल्ड करके सोचें, 12 में होना क्या है? रिसीवेबल रिसीव होने। अब इसने ये तो नहीं लिखा कि पैसे आने पे। बड़ा खूबसूरत यार, क्या ब्रैकेट बनाई है यार। मैं तो ब्रैकेट को पढ़ता नहीं होता था पेपर में, तो ब्रैकेट में डाल दिया इसने सब कुछ। टैक्सेबल इन, मैं टैक्स मांगूंगा 12 में। कोई बंदा अकल वाला है तो बताए 12 में होना क्या है? कैश आना है। 12 में होना क्या है? क्या? अब अगर 12 में कैश आना है तो इसका मतलब है टैक्सेबल इन 12 व्हेन कैश रिसीव। क्योंकि सवाल देख के मुझे पता चल गया है कैश कब रिसीव होने। 0.6 के लिए मैंने किताब उठानी थी ना, तो प्री प्लानिंग कर लिया। आप बोलें क्या करूं? कौन सी अकाउंटिंग? कैश। चलें आगे पढ़ें। 0.6 रिपेयर एक्सपेंस
क्लोजिंग पेएबल मुन्ने ये पेएबल पे कब होना है? अगले साल नहीं, बोल 12 में। ये पेएबल पे कब होना है मुन्ने? बोल ये पेएबल पे कब होना है? 12 में। तो इस साल कहां जाने? ऐसा ही है ना, पेएबल पे होगा अगले साल, और इस साल कहां चला जाएगा? P&L में। कर लेना, क्या कर लेना? डिडक्ट मोबाइल की टॉर्च है ना, कर लेना, कर लेना, क्या क्या कर लेना? इस पूरे का मतलब बोले माइनस कर लेना, माइनस कर लेना, माइनस कर लेना। डरते डरते परिता, ओ मैन तू तो हमारा भाई निकला, हमने भी कर लिया था, तू कह रहे तुम भी कर लो, तो कर लो, कर लिया, बराबर हो गया। मेरे तो ख्याल से मुझे ये एक रूल लग रही है। नहीं, आपको कैसे पता चल रहा है? मुझे तो नहीं पता लग रहा, तो बाहर निकलना चाहता हूं। लिखा हुआ है उसने, कर लो, कब कर लो? अभी कर लो। तो हमने भी कर लिया हुआ है, तो मैं भी कह रहा हूं कर लो, तो लड़ाई किस बात की? फिर भाई पहले फील करें, कर लिया हुआ है, बताए ना, हमने कर लिया हुआ है, कह रहे कर लो, अभी कर लो। Do it in 11. We have done it. Me and you are same. So I think कि ये कौन सी अकाउंटिंग है? एक्रूअल। अभी रिलैक्स कर लें 1-2 मिनट, आखिरी 2 पॉइंट ज़रा पढ़ लें। हाइब्रिड में थर्ड रो में मोबाइल इस्तेमाल कर लें, बाकी पढ़ लें।